आज के इस गहन विश्लेषण में एक बहुत ही क्रिटिकल और दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। फोकस पूरी तरह से द MERN वेलोसिटी ब्लूप्रिंट ऑप्टिमाइजिंग फुल स्टैक परफॉर्मेंस पर है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो काफी महत्वाकांक्षी है। हाँ, किसी भी MERN स्टैक एप्लीकेशन यानी MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js की गति को कम से कम 3 गुना अधिक तेज कैसे बनाया जाए। आज के डिजिटल परिदृश्य में देखा जाए तो स्पीड अब कोई विलासिता या लग्जरी नहीं रह गई है। एकदम सही, ये एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है। क्योंकि जब कोई एप्लीकेशन धीमा होता है तो यूजर्स बस बैक बटन दबाते हैं और सीधा प्रतिस्पर्धियों के प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। हाँ, मतलब यूजर्स का ध्यान भटकने की सीमा अब सेकंड्स में नहीं बल्कि मिली सेकंड्स में मापी जाती है। और परफॉर्मेंस का ये जो असर है वो सीधा कंपनी के मुनाफे और यूजर रिटेंशन से जुड़ा होता है। बिल्कुल। अक्सर डेवलपमेंट के दौरान फीचर बनाने पर इतना ध्यान दिया जाता है कि आर्किटेक्चर की एफिशिएंसी पीछे छूट जाती है। सही कहा। MERN स्टैक अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसे बिना किसी परफॉर्मेंस रणनीति के डिप्लॉय कर दिया जाए तो ये बहुत जल्दी धीमा पड़ सकता है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। इस पूरे स्टैक को डिकोड करने के लिए सबसे पहले फ्रंट एंड से शुरुआत करना तार्किक रहेगा। हाँ, रिएक्ट की भूमिका पर बात करना सबसे सही है। तो जब पारंपरिक क्लाइंट साइड रेंडरिंग या CSR की बात आती है, ये इंटरैक्टिव एप्स के लिए बहुत लोकप्रिय रही है। रही तो है, लेकिन गति के मामले में इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। जब कहा जाता है कि CSR शुरुआती लोड टाइम को धीमा करता है, तो इसका मतलब सिर्फ इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना नहीं होता। असल में पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट बंडल ब्राउजर पर आता है और फिर ब्राउजर के मेन थ्रेड को उस भारी भरकम कोड को पार्स करना पड़ता है। हाँ, उसे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या AST बनाना पड़ता है और अंत में उसे एग्जीक्यूट करना होता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्क्रीन एकदम सफेद रहती है, जिसे हम अक्सर व्हाइट स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहते हैं। बिल्कुल। और इसी सफेद स्क्रीन वाले डेड टाइम को खत्म करने के लिए सर्वर कंपोनेंट्स सामने आते हैं। तो ये सर्वर कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं? अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो बुनियादी अंतर ये है कि रेंडरिंग का जो भारी काम है वो क्लाइंट के कमजोर डिवाइस से हटा लिया जाता है। मतलब किसी पुराने स्मार्टफोन की जगह उसे एक शक्तिशाली सर्वर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। एकदम सही। सर्वर कंपोनेंट्स पूरा जावास्क्रिप्ट बंडल भेजने के बजाय सर्वर पर ही रेंडर होकर केवल जरूरी और हल्का HTML ब्राउजर को भेजते हैं। इससे तो क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट का पेलोड काफी घट जाता होगा। हाँ, जिससे पेज तुरंत लोड होता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हिस्सा इंटरैक्टिव है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म या लाइव चैट, वहां पारंपरिक CSR का इस्तेमाल किया जाए। और जो कंटेंट स्थिर या स्टैटिक है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट या डैशबोर्ड का लेआउट, उसे सर्वर कंपोनेंट्स के हवाले कर दिया जाए। ये सही टूल को सही जगह इस्तेमाल करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ रेंडरिंग का तरीका बदलना ही काफी नहीं है। जावास्क्रिप्ट बंडल के साइज को भी कंट्रोल करना होता है। और यहीं पे लेजी लोडिंग और कोड स्प्लिटिंग की अहमियत समझ आती है। हाँ, react.lazy और सस्पेंस का इस्तेमाल करके पूरे एप्लीकेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण लिया जा सकता है? चलिए एक ट्रिप का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी ट्रिप पर जाना है। क्या सूटकेस में घर का सारा सामान भर लेना तार्किक है? बिल्कुल नहीं। सूटकेस में केवल वही सामान रखा जाता है जिसकी पहले दिन तुरंत जरूरत हो। एकदम सटीक। बाकी चीजें तो बाद में मंगवाई जा सकती है ना। रूट बेस्ड कोड स्प्लिटिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। मतलब जब कोई यूजर होम पेज पर आता है तो उसे केवल होम पेज का कोड भेजा जाता है। हाँ, सेटिंग्स पेज या प्रोफाइल पेज का कोड तब तक लोड नहीं होता जब तक यूजर वास्तव में उन पेजों पर क्लिक नहीं करता। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, अगर कोड को बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो क्या ब्राउजर को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट्स नहीं भेजनी पड़ेंगी? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। बहुत ज्यादा HTTP रिक्वेस्ट्स भी परफॉर्मेंस गिरा सकती हैं। तो फिर इसका संतुलन कैसे बनाया जाए? इसीलिए हर एक बटन या छोटे कंपोनेंट को स्प्लिट करने की सलाह नहीं दी जाती। रूट बेस्ड स्प्लिटिंग सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि इसमें कोड को पूरे पूरे पन्नों या बड़े सेक्शंस के हिसाब से बांटा जाता है। बिल्कुल। इससे रिक्वेस्ट्स की संख्या नियंत्रण में रहती है और शुरुआती बंडल का साइज भी छोटा रहता है। ये फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन तो बेहतरीन है। लेकिन फ्रंट एंड चाहे जितना भी तेज हो जाए, अगर बैक एंड से डेटा आने में 3 सेकंड लग रहे हैं तो यूजर को सिर्फ एक लोडिंग स्पिनर ही दिखेगा।
और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो चलिए बैक एंड के उस बॉटलनेक की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्रेस और एपीआई को ऑप्टिमाइज करने की बात करें तो सबसे पहली नज़र मिडलवेयर पर जाती है। बैकएंड में जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो एक्सप्रेस के मिडलवेयर स्टैक से होकर गुजरती है। हर एक मिडलवेयर एक चेकिंग पॉइंट की तरह काम करता है। हाँ, कुछ ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं तो कुछ लॉगिन करते हैं। तो अगर कोई ऐसा मिडलवेयर है जो हर रिक्वेस्ट पर चल रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत सिर्फ कुछ खास राउट्स पर है, तो वो अनावश्यक रूप से सर्वर का सीपीयू साइकिल और समय बर्बाद कर रहा है। हर गैर जरूरी मिडलवेयर को हटाना या उसे केवल वहीं लागू करना जहां उसकी सख्त जरूरत हो, ये एक्सप्रेस को तेज बनाने का पहला कदम है। बिल्कुल। और इसके साथ ही डेटा को नेटवर्क पर कैसे भेजा जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारक है। मतलब अगर एक एपीआई एक ही बार में डेटाबेस से 10,000 रिकॉर्ड्स निकालकर फ्रंट एंड पर भेज दे, तो न सिर्फ डेटाबेस धीमा होगा बल्कि नेटवर्क भी पूरी तरह चोक हो जाएगा। और यही पर पैजिनेशन और डेटा फिल्टरिंग का काम शुरू होता है। हाँ, यानी एक बार में केवल 20 या 50 रिकॉर्ड्स ही भेजना जितनी वास्तव में यूजर के स्क्रीन पर तुरंत जरूरत है। और जो डेटा भेजा जा रहा है उसके साइज को भी तो सिकोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। नेटवर्क पेलोड को कम करना सबसे सीधा उपाय है। इसके लिए ज़िप या ब्रॉटली जैसे रिस्पॉन्स कंप्रेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकनीक बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करती है। हाँ, ये डेटा में मौजूद दोहराए जाने वाले पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें छोटे रेफरेंसेस से बदल देती है। और ब्रॉटली विशेष रूप से टेक्स्ट और जेसन डेटा को बहुत आक्रामक तरीके से कंप्रेस करता है। सिर्फ एक कंप्रेशन मिडलवेयर को चालू कर देने से एबीआई का रिस्पॉन्स साइज 70 से 80% तक छोटा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन एक्सप्रेस और नोड.जेएस के आर्किटेक्चर को समझने पर एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। नोड.जेएस के सिंगल थ्रेडेड होने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, नोड.जेएस सिंगल थ्रेडेड होता है। इसका मतलब है कि इसके पास काम करने के लिए मुख्य रूप से एक ही धागा या थ्रेड है। और यहीं पर नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस का महत्व समझ आता है। इसे एक रेस्टोरेंट के नजरिए से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए कल्पना करते हैं कि नोड.जेएस एक वेटर है। हाँ, अगर वो वेटर किसी टेबल पर ऑर्डर लेता है और फिर जब तक शेफ किचन में खाना बना नहीं लेता वो वहीं खड़ा रहता है, तो बाकी पूरे रेस्टोरेंट के ग्राहक बस इंतजार ही करते रह जाएंगे। बिल्कुल। और ये ब्लॉकिंग तरीका हुआ। और इसके विपरीत नॉन ब्लॉकिंग तरीके में क्या होगा? उसमें वो वेटर यानी मेन थ्रेड किचन में, जो कि हमारा डेटाबेस या फाइल सिस्टम है, वहां ऑर्डर देकर तुरंत दूसरी टेबल पर चला जाता है। और जब खाना तैयार हो जाता है तो उसे कॉल बैक या प्रॉमिस के जरिए सूचना मिल जाती है और वो खाना परोस देता है। एसिंक्रोनस कोड लिखने का यही फायदा है। कोई भी भारी काम पूरे सिस्टम को फ्रीज नहीं करता और सर्वर हजारों रिक्वेस्ट्स को एक साथ हैंडल कर पाता है। सही कहा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है क्या? कि अगर फ्रंट एंड को ऑप्टिमाइज कर लिया गया, नेटवर्क पेलोड को कंप्रेस कर लिया गया और बैक एंड को नॉन ब्लॉकिंग भी बना दिया गया, तब भी एक जगह ऐसी बचती है जहां पूरा एप्लीकेशन घुटनों पर आ सकता है, और वो है डेटाबेस। बिल्कुल। मोंगोडीबी में डेटा खोजने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा समय ले सकती है। मोंगोडीबी में डेटाबेस इंडेक्सिंग न करना सबसे बड़ी और सबसे आम गलतियों में से एक मानी जाती है। इंडेक्सिंग के बिना काम करना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत मोटी किताब में कोई खास चैप्टर खोजना, जबकि उस किताब में कोई विषय सूची या इंडेक्स ही ना हो। उस स्थिति में तो किताब का पहला पन्ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके पूरी किताब छाननी पड़ेगी। हाँ, और मोंगोडीबी की भाषा में से फुल कलेक्शन स्कैन कहते हैं। अगर डेटाबेस में लाखों रिकॉर्ड्स हैं तो एक साधारण सी क्वेरी के लिए मोंगोडीबी उन लाखों रिकॉर्ड्स को एक एक करके पढ़ेगा, जो कि सर्वर की मेमोरी और सीपीयू दोनों को पूरी तरह चूस लेता है। लेकिन अगर उस फील्ड पर एक इंडेक्स बना दिया जाए तो डेटाबेस एक बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है और सीधे उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो डेटा रखा है, वो भी मिली सेकेंड्स में। एकदम सही। और बात सिर्फ एक फील्ड की इंडेक्सिंग पर खत्म नहीं होती। कंपाउंड इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट इससे भी एक कदम आगे है। हाँ, जैसे अगर कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जहां अक्सर किसी खास कैटेगरी जैसे जूते को कीमत के हिसाब से सॉर्ट करके देखा जाता है, तो वहाँ एक से ज्यादा फील्ड्स यानी कैटेगरी और प्राइस दोनों पर एक साथ काम होता है। कंपाउंड इंडेक्स इन मल्टी फील्ड क्वेरीज को एक ही बार में तेजी से रिजॉल्व कर देता है। लेकिन इस इंडेक्सिंग की भी तो एक कीमत होती है ना? बिल्कुल होती है। हर नया इंडेक्स डेटाबेस की रीड स्पीड को तो बहुत तेज कर देता है,
लेकिन जब नया डेटा डाला जाता है यानी राइट ऑपरेशंस होते हैं, तो MongoDB को हर बार उन सभी इंडेक्सेस को अपडेट करना पड़ता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंडेक्स बना देना राइट ऑपरेशंस को काफी धीमा कर सकता है। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी क्वेरी इंडेक्स का सही इस्तेमाल कर रही है और कौन सी नहीं, MongoDB के क्वेरी प्रोफाइलर का उपयोग एक अनिवार्य प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेटाबेस से जुड़े ऑप्टिमाइजेशन में एक और तकनीक है जो सीधे कोड के स्तर पर काम करती है। Mongoose ODM की बात हो रही है? हाँ, जब Mongoose का इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर .lean मेथड को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जबकि ये परफॉर्मेंस को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है। ये काम कैसे करता है? इसे समझना बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर जब Mongoose डेटाबेस से डेटा निकालता है तो वो उस सादे जेसन डेटा को एक भारी भरकम Mongoose डॉक्यूमेंट में बदल देता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रेट करना कहते हैं। हाँ, और इस हाइड्रेटेड ऑब्जेक्ट में सेव, वैलिडेट और कई अन्य मेथड्स जुड़े होते हैं। इसे पिज्जा के उदाहरण से समझा जा सकता है। पिज्जा का उदाहरण? हाँ, मान लीजिए कि सिर्फ कच्चे माल यानी रॉ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ठीक है। लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरह से बेक किया हुआ, गार्निश किया हुआ एक महंगा पिज्जा भेज रहा है। ओह, मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड की हुई चीज आ रही है। हाइड्रेशन वही बेकिंग की प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर किसी API को सिर्फ फ्रंट एंड पर डेटा दिखाना है, यानी वो केवल रीड ओनली डेटा है जिसे अपडेट नहीं किया जाना है, तो उस भारी Mongoose डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। .lean मेथड का इस्तेमाल करने से Mongoose वो हाइड्रेशन की प्रक्रिया छोड़ देता है और सीधा सादा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या प्लेन ओल्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये मेमोरी बचाता है और रिस्पॉन्स टाइम को काफी कम कर देता है। ये बिल्कुल उन छोटी छोटी चीजों का एक बेहतरीन उदाहरण है जो मिलकर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। लेकिन चाहे डेटाबेस को कितना भी ऑप्टिमाइज क्यों ना कर लिया जाए, अगर वही डेटा बार बार मांगा जा रहा है तो हर बार डेटाबेस तक जाना ही सबसे बड़ी अकुशलता या इनएफिशिएंसी है। यहीं पर रेडिस के साथ कैशिंग आर्किटेक्चर का एक अहम हिस्सा बन जाती है। कैशिंग का बुनियादी सिद्धांत बहुत सीधा है। MongoDB जैसे डेटाबेस डेटा को हार्ड ड्राइव या SSD पर स्टोर करते हैं, जबकि रेडिस डेटा को सीधे सिस्टम की मुख्य मेमोरी यानी रैम में स्टोर करता है। और रैम से डेटा पढ़ना SSD से पढ़ने के मुकाबले हजारों गुना तेज होता है। तो जो डेटा बार बार एक्सेस किया जा रहा है, जैसे यूजर का सेशन डेटा, वेबसाइट का नेविगेशन मेन्यू या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट, उसे रेडिस कैश में रख दिया जाता है। इससे डेटा पलक झपकते ही फ्रंट एंड तक पहुंच जाता है और मुख्य डेटाबेस भी अनचाहे लोड से बचा रहता है। लेकिन कैशिंग कंप्यूटर साइंस की सबसे जटिल समस्याओं में से एक को भी जन्म देती है। हाँ, और वो है कैश इनवैलिडेशन। बिल्कुल। अगर डेटाबेस में किसी प्रोडक्ट की कीमत बदल गई है लेकिन कैश में अभी भी पुरानी कीमत ही सेव है, तो यूजर को गलत जानकारी मिलेगी जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इस स्टेल या पुराने डेटा से बचने के लिए एक ठोस इनवैलिडेशन रणनीति जरूरी होती है। इसके लिए टाइम टू लिव या TTL सेट किए जा सकते हैं, जहां एक निश्चित समय के बाद, जैसे हर 10 मिनट में, डेटा कैश से अपने आप डिलीट हो जाता है। इसके अलावा जब भी कोई बैकएंड API डेटाबेस में कुछ अपडेट करती है तो वह एक मैन्युअल रिफ्रेश ट्रिगर कर सकती है, जो पुरानी कैश एंट्री को तुरंत हटा दे। यह सुनिश्चित करता है कि गति और डेटा की सटीकता दोनों बनी रहें। इस पूरी चर्चा को एक दिशा देते हुए अब उन सामान्य गलतियों को देखते हैं जो अक्सर डेवलपर्स अनजाने में करते हैं, जो इन सभी ऑप्टिमाइजेशंस पर पानी फेर सकती हैं। एक बहुत ही प्रमुख गलती जो देखी जाती है वो है डेटा की ओवरफेचिंग। ओवरफेचिंग का सीधा मतलब है जरूरत से ज्यादा डेटा मंगाना। उदाहरण के लिए फ्रंट एंड के हेडर में सिर्फ यूजर का नाम और प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है, लेकिन API जो रिस्पॉन्स भेज रही है उसमें यूजर का पूरा डेटाबेस रिकॉर्ड है, उसकी सेटिंग्स, उसकी पिछली खरीदारी की हिस्ट्री, सब कुछ। ये नेटवर्क बैंडविड्थ की भारी बर्बादी है। बिल्कुल। API पेलोड में केवल वही फील्ड्स होने चाहिए जिनकी स्क्रीन पर तुरंत जरूरत है। और सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि परफॉर्मेंस एक फीचर है जिसे ऐप बनने के बाद अंत में जोड़ा जा सकता है। परफॉर्मेंस कोई बाद में सोची जाने वाली चीज या आफ्टर थॉट नहीं है, ये पहले दिन से ही आर्किटेक्चर का हिस्सा होनी चाहिए। और ये भी समझना जरूरी है कि बिना मापे किसी चीज को सुधारा नहीं जा सकता। केवल अंदाजे से ये नहीं कहा जा सकता कि ऐप तेज चल रहा है। इसके लिए गूगल लाइटहाउस का इस्तेमाल करके क्लाइंट साइड मैट्रिक्स को मापना बहुत जरूरी है। और न्यू रेलिक या डेटाडॉग जैसे मॉनिटरिंग टूल्स का उपयोग करके बैकएंड के बॉटलनेक्स को ट्रैक करना आवश्यक है। ये टूल्स न केवल ये बताते हैं कि कहाँ समस्या है, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कौन सी क्वेरी या कौन सा मिडलवेयर
सबसे ज्यादा समय ले रहा है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा के धागों को अगर एक साथ पिरोया जाए तो आज इस मान वेलोसिटी ब्लूप्रिंट में उन सभी तहों को खोला गया है जो एक साधारण मान एप्लीकेशन को एक अत्यधिक तेज प्लेटफॉर्म में बदलते हैं। हाँ, बात चाहे रिएक्ट में सर्वर कंपोनेंट्स और रूट बेस्ड लेजी लोडिंग के जरिए जावास्क्रिप्ट के भारी बोझ को कम करने की हो, या फिर एक्सप्रेस एपीआई में मिडलवेयर की छटाई और ब्रॉडली कंप्रेशन के जरिए पेलोड को सिकोड़ने की। हमने गहराई से यह भी समझा कि कैसे मोंगोडीबी में एक सही इंडेक्स या डॉट लीन मेथड का उपयोग डेटाबेस को फुल स्कैन के भारी बोझ से बचाता है, और कैसे रेडिस की इन मेमोरी कैशिंग पूरे आर्किटेक्चर को एक नई गति प्रदान करती है। और अंततः मॉनिटरिंग टूल्स का निरंतर उपयोग ही वह कंपास है जो स्पीड को बनाए रखता है। इस विस्तृत तकनीकी सफर को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न है जो इस पूरी प्रक्रिया के भविष्य की ओर इशारा करता है। वो क्या है? आज बात हुई कि कैसे लाइट हाउस या डेटाडॉग जैसे टूल्स का उपयोग करके कोड का विश्लेषण किया जाता है और फिर मैनुअली परफॉर्मेंस की खामियों को दूर किया जाता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वास्तव में इतनी ही आर्किटेक्चर ड्रिवन और डेटा आधारित है तो क्या भविष्य में ऐसे एआई संचालित टूल्स मुख्यधारा में आएंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को पलट देंगे? ये बहुत ही दिलचस्प सोच है। एक ऐसा एआई टूल जो सिर्फ मॉनिटर नहीं करता बल्कि ऐप के धीमे होने से पहले ही कोड के पैटर्न का विश्लेषण कर लेता है। बिल्कुल। क्या ऐसा संभव है कि भविष्य में एआई बिना किसी डेवलपर के हस्तक्षेप के उन भारी डेटाबेस क्वेरीज को पहचान कर खुद ब खुद इंडेक्स बना दे? या बहुत बड़े फ्रंट एंड बंडल्स को अपने आप स्प्लिट करके कोड को रन टाइम पर ही रीराइट कर दे? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड भविष्य एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से नजर रखने की जरूरत है। सच में एआई का इस स्तर का स्वायत्त हस्तक्षेप आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल देगा। खैर, इस बेहद दिलचस्प और भविष्योन्मुखी विचार के साथ ही इस गहन विश्लेषण का समापन होता है। इतनी जटिल तकनीकी परतों को छीलकर उनके अंदर के विज्ञान को समझने के सफर में साथ रहने के लिए धन्यवाद। तकनीक की इस तेज रफ्तार दुनिया में नई चीजें सीखते रहना और अपने सिस्टम्स को लगातार ऑप्टिमाइज करते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। अगली बार फिर एक नए विषय और एक नई वैचारिक गहराई के साथ मुलाकात होगी।